नमस्कार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहा जाता है देश की पहली भारत केंद्रित नीति है। ऐसी नीति जो भारत में भारतीय शिक्षा कैसी होगी इस पर अपनी बात करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने शिक्षा के विविध क्षेत्रों में आमूल चूल परिवर्तनों का सुझाव दिया है, जो विद्यालयी शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक लगभग प्रत्येक क्षेत्र में अपनी अनुशंसाएं देती है। आज विद्यालय शिक्षा में कौन सी प्रमुख अनुशंसाएं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दी गई हैं, इस पर चर्चा करने के लिए मैं आपके साथ हूं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की दृष्टि क्या हो, यदि आप इसकी दृष्टि अर्थात इसके विजन स्टेटमेंट को देखें तो वहीं से स्पष्ट होता है कि यह नीति भारतीय लोकाचार में निहित एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की बात करती है जो सभी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान कर एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति के रूप में देश को आगे ले जाने में और एक जीवंत ज्ञान समाज के रूप में इसको बदलने में अपना योगदान दे। हमारे संस्थानों के पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्रों को छात्रों के बीच मौलिक कर्तव्यों और संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान की गहरी भावना विकसित करनी चाहिए। हमारे विद्यार्थियों के बीच न केवल विचार में बल्कि आत्मा, बुद्धि और कर्मों में भी भारतीयता हो। वे विचार से भारतीय हों, बुद्धि से भारतीय हों, कर्मों से भारतीय हों और अपने ज्ञान, कौशल, मूल्य और स्वभाव को विकसित करने में भी वे भारतीयता को ध्यान रखते हुए अपनी भारतीयता पर एक गहरा गर्व अनुभव करें। ऐसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अपेक्षा है। साथ ही जो वैश्विक मानदंड हैं, चाहे वे मानवाधिकार के मुद्दे हों, सतत विकास और रहन सहन के मुद्दे हों या वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्धता हो, वह भी निर्धारित करे। ऐसी शिक्षा हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति चाहती है। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मूल सिद्धांतों में यह लिखा गया है कि देश में एक बहुविषयक मल्टीडिसिप्लिनरी और समग्र शिक्षा का विकास करना होगा। ऐसी शिक्षा जो अवधारणात्मक समझ, रचनात्मकता और तार्किक सोच पर बल दे। भारत बहुभाषी देश है, इसलिए यह नीति बहुभाषिकता को प्रोत्साहन देने की बात करती है। जीवन कौशल, नैतिकता और मानवीय मूल्यों के विकास पर यह नीति बल देती है और साथ ही अधिगम में सतत मूल्यांकन की बात करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपने मूल सिद्धांतों में तकनीकी के यथासंभव उपयोग, विविधता और स्थानीय परिवेश को सम्मान, सभी शैक्षिक निर्णयों में समता और समावेशन के विचार को महत्व, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा को औपचारिक शिक्षा का अंग बनाना जो एक क्रांतिकारी परिवर्तन है, इसकी बात भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई है। साथ ही भारत की समृद्ध ज्ञान परंपरा और प्रणालियों को सम्मान देने की अपेक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 करती है। यदि हम इसके विद्यालयी शिक्षा में दी गई अनुशंसाओं को देखें तो कुल 8 अध्यायों में यह अनुशंसाएं समाहित हैं। पहला अध्याय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की बात करता है। दूसरा अध्याय बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान से संबंधित है। तीसरा अध्याय ड्रॉप आउट अर्थात विद्यालय छोड़ चुके बच्चों की संख्या को कम करने और शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच को सुनिश्चित करने की बात करता है। चौथा अध्याय विद्यालय के पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र में क्या परिवर्तन आने चाहिए, इसकी बात करता है। 5वें अध्याय में शिक्षक कौन होगा, कैसा होगा, उसका प्रशिक्षण कैसे होगा, इसकी बात की गई है। 6ठे अध्याय में समतामूलक और समावेशी शिक्षा की बात है। 7वें अध्याय में स्कूल कॉम्प्लेक्स और क्लस्टर, जिसको विद्यालय संकुल व्यवस्था कहते हैं, जो संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है, उसके संबंधित अनुशंसाएं हैं। और 8वें अध्याय में विद्यालय शिक्षा के लिए मानक निर्धारण और प्रत्यायन की बात इस नीति में की गई है। आइए देखें विस्तार से कि विद्यालय शिक्षा के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की क्या क्या अपेक्षाएं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जैसा मैंने कहा सबसे बड़ा परिवर्तन इसके शैक्षणिक ढांचे में बदलाव है। जो पुराना अकादमिक ढांचा था वो 10+2 था। 6 से 16 वर्ष की आयु तक का बच्चा कक्षा 1 से 10 में पढ़ता था
और +2 में कक्षा 16 से 18 वर्ष तक की आयु का बच्चा 11 और 12 पढ़ता था। ये 2 स्तर थे, इनको 4 स्तरों में बांटा गया है। पहला बुनियादी स्तर, दूसरा तैयारी का स्तर, तीसरा मिडिल स्तर और चौथा माध्यमिक स्तर। बुनियादी स्तर में 3 वर्ष की पूर्व प्राथमिक शिक्षा अर्थात पूर्व विद्यालयी शिक्षा जो 3 से 6 वर्ष की आयु में दी जानी है, जो आंगनबाड़ी में दी जानी है, पूर्व विद्यालयों में दी जानी है, बाल वाटिकाओं में दी जानी है, और 2 वर्ष की विद्यालयों में, सामान्य विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा अर्थात कक्षा 1 और 2, अर्थात 3 से 8 वर्ष तक की आयु के बच्चे के 5 वर्षों को बुनियादी शिक्षा माना गया है। 8 से 11 वर्ष तक की आयु की 3 कक्षाओं को, कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 को तैयारी की अवस्था माना गया है। कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 अर्थात 11 से 14 वर्ष तक की आयु की शिक्षा को मिडिल स्तर माना गया है, और 4 वर्ष की 9, 10, 11 और 12 इसको माध्यमिक स्तर माना गया है, जिसमें 14 से 18 वर्ष तक का विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करेगा। आइए देखें कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के विषय में हमारी नीति की क्या अपेक्षाएं हैं। हमारी नीति ये मानती है कि पूर्व बाल्यावस्था एवं देखभाल शिक्षा न केवल आधारशिला निर्माण करेगी, बल्कि निःशुल्क, सार्वभौमिक, समावेशी, न्यायसंगत, आनंदमय और प्रासंगिक अवसरों को बढ़ावा देकर 6 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों के समग्र विकास और सक्रिय सीखने की क्षमता का पोषण और संवर्धन करेगी। सभी बच्चे अपनी शक्तियों और क्षमताओं में भिन्न होते हैं। बचपन और बच्चे के विचारों में भिन्नता होती है, विविधता होती है, लेकिन सभी बच्चों को अपनी क्षमता विकास के सभी समान अवसर नहीं मिल पाते। शोध ये बताते हैं कि बालक के जीवन के प्रारंभिक 6 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन वर्षों में विकास की दर सबसे ज़्यादा होती है। तंत्रिका विज्ञान में हुए अनुसंधान ये बताते हैं कि एक बच्चे के जीवन के प्रारंभिक वर्षों, विशेषकर 6 वर्ष की आयु तक, मस्तिष्क का 85% विकास हो चुका होता है। अनुसंधान ये भी बताते हैं कि मस्तिष्क का विकास न केवल स्वास्थ्य, पोषण और देखभाल की गुणवत्ता से प्रभावित होता है, वरन उस मनोसामाजिक वातावरण से भी प्रभावित होता है जहाँ बच्चे अपना प्रारंभिक जीवन व्यतीत करते हैं। हमें कैसे बच्चे चाहिए? हमें ऐसे बच्चे चाहिए जो खुश हों, स्वस्थ हों, जो प्रश्न पूछने वाले हों, जो आत्मविश्वासी हों, जो अपनी बात ठीक से कह सकें, संचारी हों, जो रचनात्मक हों, जो देखभाल करने वाले हों, जो खुले विचारों वाले हों, जो लचीले हों, जो विविधता के प्रति संवेदनशील हों, दूसरों के प्रति सम्मान दिखाएं, जो बुद्धिमान हों और जीवन पर्यंत सीखने के लिए तैयार हों। यदि उन गुणों का विकास हमें अपने बच्चों में करना है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि हमें प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा को पारंपरिक शिक्षा का अंग बनाना होगा, औपचारिक शिक्षा का अंग बनाना होगा। प्रत्येक बच्चे को समान महत्व दिया जाना सुनिश्चित करना होगा। एक सकारात्मक आत्म अवधारणा को विकसित करना होगा। प्रत्येक बच्चे की क्षमता के अनुसार उसको शारीरिक और गतिक विकास के लिए मजबूत आधार देना होगा। प्रभावी संचार के लिए बच्चों में ग्रहणशील और अभिव्यंजक भाषा दोनों को बढ़ावा देना होगा और इंद्रियों के विकास और एकीकरण पर काम करना होगा। यह नीति कहती है कि हम बौद्धिक जिज्ञासा को प्रेरित करें, दुनिया भर में अवधारणात्मक समझ को विकसित करने, अन्वेषण करने और प्रयोग करने के अवसर प्रदान करें। हम बच्चों में सामाजिक कौशल, सामाजिक क्षमता और भावनात्मक विकास को बढ़ाने पर काम करें। उनमें सौंदर्य प्रशंसा की भावना विकसित हो, वे रचनात्मक तौर से सीखने की प्रक्रियाओं में सम्मिलित हों, वे सांस्कृतिक और विकासात्मक रूप से उपयुक्त व्यवहार करें, अपने साथी के प्रति अच्छा सम्मान रखें और प्रेम का मूल्य मानवीय मूल्यों के रूप में आत्मसात किया जाए। ऐसी समग्र व्यक्तित्व विकास की अवधारणा हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई है, जिसके लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा को हमें अपनी पारंपरिक और औपचारिक शिक्षा का अंग बनाना होगा। विद्यालय संबंधी अनुशंसाओं में दूसरी महत्वपूर्ण अनुशंसा मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता को लेकर है। बच्चे में पढ़ने और लिखने की क्षमता, संख्याओं के साथ आधारभूत संक्रियाएं करने की क्षमता, यह जीवन का एक आवश्यक आधार है और भविष्य की पूरी विद्यालयी शिक्षा और जीवन भर का सीखना इसी पर आधारित है। यह एक अनिवार्य शर्त है। इसलिए हमें बच्चों में मौलिक साक्षरता, जिसमें पढ़ने, बोलने, लिखने और विचारों को व्याख्या करने की क्षमता सम्मिलित है, इसके कौशल और युक्तियाँ सम्मिलित हैं, उन पर काम करना होगा। बच्चे तर्क कर सकें, सरल संख्यात्मक अवधारणाओं को लागू कर सकें,
मूल अंकगणित में मूल अंकगणितीय संचालन जैसे जोड़ घटाव गुणा भाग आदि कर सकें, ऐसी मूलभूत संख्यात्मकता को भी हमें अपने बच्चों में विकसित करना होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की एक बड़ी चिंता ड्रॉप आउट अर्थात विद्यालय छोड़ना है। भले ही हमने प्राथमिक स्तर पर लगभग 100% नामांकन के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया हो, परंतु कक्षा 6 से 8 तक सकल नामांकन की दर अभी भी 90.9% है। 9-10 में यह घटकर 79.3% हो जाती है और 11-12 में ये 56.5% रह जाती है। NSSO का सर्वेक्षण बताता है कि 6 से 17 वर्ष के लगभग 3.25 करोड़ बच्चे विद्यालय से बाहर हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति माध्यमिक स्तर पर 2030 तक 100% नामांकन का लक्ष्य रखती है। कैसे होगा? विद्यालयों की संख्या बढ़ानी होगी, विद्यालयों में प्रशिक्षित अध्यापकों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी और विद्यालयों के आधारभूत ढांचे में सुधार करना होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये भी सुझाती है कि जो बच्चे विद्यालय से बाहर हो चुके हैं उनको शैक्षिक अवसरों को उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान अर्थात NIOS की मदद ली जा सकती है और उनके पाठ्यक्रमों को भी प्रसारित किया जा सकता है। हमारी शिक्षण अधिगम कैसी हो? राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि समग्र, एकीकृत, आनंददायी और रुचिकर अधिगम व्यवस्था हो। कैसे होगा? बच्चों में 21वीं सदी के कौशलों को विकसित करना होगा, उनमें पाठ्यचर्या का बोझ कम करना होगा, उनको अनुभवात्मक अधिगम को बढ़ावा देना होगा, रटंत ज्ञान को छोड़ना होगा। केवल तथ्यात्मक ज्ञान पर बल देने की बजाय वे अपने अनुभवों से सीखें, इस पर बल देना होगा। अध्ययन हेतु किन विषयों का चयन करें? जो विषयों के समूहों का निर्धारण है उसको सीमाओं को तोड़ना होगा। बच्चे अपनी रुचि के अनुसार किसी भी विषय का चयन कर सकें, इतना लचीलापन हमें अपनी विद्यालयी व्यवस्था में लाना होगा। बहुभाषिकता को प्रोत्साहन देना होगा, त्रिभाषा सूत्र के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान देना होगा और राष्ट्र को पोषित करने वाली और स्थानीयता को महत्व देने वाली पाठ्यपुस्तकों का निर्माण करना होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति बालिका शिक्षा के संदर्भ में भी अपने विचार रखती है। जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये कहती है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों के शैक्षिक स्तरों को ऊपर उठाना है, तो वही कहती है कि इसका सर्वोत्तम तरीका बालिकाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करना है। सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों के उत्थान के लिए जो भी नीतियां बनाई जाएं, जो भी योजनाएं बनाई जाएं, विशेष रूप से उन समूहों की बालिकाओं पर केंद्रित होनी चाहिए। देश में इसके लिए एक क्षमता विकसित करने की आवश्यकता है, एक ढांचा विकसित करने की आवश्यकता है और इसके लिए जिसमें सभी लड़कियां और ट्रांसजेंडर छात्रों को गुणवत्तापूर्ण और न्याय संगत शिक्षा मिले, इसके लिए एक जेंडर समावेशी निधि की स्थापना की जाए, ऐसा इस नीति में अनुशंसा है। दिव्यांग बच्चों को प्रारंभिक से उच्चतर स्तर तक सामान्य विद्यालयी प्रक्रियाओं में भाग लेने के अवसर मिले, अर्थात समावेशन की बात। और दिव्यांग बच्चों के संदर्भ में जितनी भी बात RPWD एक्ट 2016 में कही गई है, वे समस्त प्रावधान यह नीति स्वीकारती है। ये कहती है कि विद्यालय या विद्यालय कॉम्प्लेक्स अशक्तता वाले बच्चों के समेकन के लिए संसाधन प्रदान करेंगे। विभिन्न प्रकार के दिव्यांग बच्चों के लिए विशिष्ट प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। गंभीर और एक से अधिक अक्षमता वाले बच्चों के लिए जहां आवश्यकता होगी विशिष्ट संसाधन केंद्र स्थापित होंगे और सभी बच्चों के लिए बाधा रहित पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। यदि उनकी ऐसी आवश्यकता है जिनको विशेष सहायता प्रणाली की आवश्यकता है, तो वे विशेष सहायता प्रणालियां विकसित की जाएंगी, जिससे कि कक्षा कक्ष में उनकी संपूर्ण प्रतिभागिता और समावेशन सुनिश्चित किया जा सके। यह नीति यह भी कहती है कि हमें ऐसे बच्चों को सहायक उपकरण, तकनीकी आधारित उपकरण, भाषा उपयुक्त शिक्षण सामग्री जैसे बड़े प्रिंट की पुस्तकें, ब्रेल लिपि में सुलभ पाठ्य पुस्तकें, यह सब उपलब्ध कराई जाएंगी। भारत की एक मानक संकेत भाषा होगी जिसको सिखाने के लिए और उस भाषा में अन्य आधारभूत विषयों को पढ़ाने के लिए उच्च गुणवत्तापूर्ण मॉड्यूल्स विकसित किए जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संगठन अर्थात NIOS को दी गई है। साथ ही दिव्यांग बच्चों की सुरक्षा पर पर्याप्त ध्यान दिया जाएगा। जब हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात करते हैं तो बार बार ये बात आती है कि ये भारत केंद्रित नीति है, ये इंडिया केंद्रित नीति नहीं है। अर्थ क्या है? इंडिया केंद्रित नीति से भारत केंद्रित नीति कैसे भिन्न है?
ये नीति स्वीकारती है कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के कारण युवा, खासतौर पर जो मेधावी युवा हैं, वे पश्चिम की तरफ आकृष्ट होते हैं और यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के बाद किसी अन्य विकसित देश में प्रवासीकरण करते हैं। हमारे सामने बड़ी चुनौती है कि हम उन्हें कैसे रोकें, कैसे उनमें देश के प्रति सम्मान और यहाँ रहने की इच्छा विकसित करें, कैसे वो देश में रहकर देश के लिए काम करने को प्रेरित हों। हमने शायद अपने बच्चों को देश के बारे में ठीक से पढ़ाया ही नहीं। हमें इसलिए एक ऐसी नीति की आवश्यकता थी जो भारत और भारतीयता से परिपूर्ण हो, और यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अपेक्षाओं में से एक अपेक्षा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आगे बहुभाषिकता की बात करती है। इस नीति में कहा गया है कि शिक्षा का माध्यम कम से कम कक्षा 5 तक और संभव हो तो कक्षा 8 या उससे आगे तक घरेलू भाषा, मातृभाषा या स्थानीय भाषाएं हों। इसके बाद भी जहां तक संभव हो, सरकारी और निजी दोनों प्रकार के विद्यालयों में स्थानीय भाषा को एक भाषा के रूप में पढ़ाया जाना जारी रखा जाए। राज्यों, विशेष रूप से भारत के विभिन्न क्षेत्रों के राज्य, एक दूसरे राज्य से बड़ी संख्या में शिक्षकों को नियुक्त करें, जिससे कि अपने अपने राज्य में त्रिभाषा सूत्र को संतुष्ट किया जा सके। उदाहरण के लिए, यदि उत्तर प्रदेश में विद्यार्थी तमिल या तेलुगु पढ़ना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश को अपने विद्यालयों में ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति करनी होगी जिनकी भाषा तमिल या तेलुगु है। इसी प्रकार यदि कोई तेलुगु, कन्नड़ या बांग्ला पढ़ने वाला बच्चा हिंदी पढ़ना चाहता है या पंजाबी पढ़ना चाहता है तो उन राज्यों को अपने यहाँ ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति करनी होगी जो इन भाषाओं में निपुण हों। यदि संभव है तो भारतीय भाषाओं के प्रोत्साहन के लिए दो राज्य आपस में द्विपक्षीय समझौते भी कर सकते हैं। जिन छात्रों की शिक्षा का माध्यम घरेलू भाषा है, ये कहा गया है कि उन्हें कक्षा 6 से द्विभाषी रूप से गणित और विज्ञान पढ़ाना शुरू कर दिया जाए, ताकि 9वीं के अंत तक वे विज्ञान व अन्य विषयों के बारे में अपनी घरेलू भाषा और अंग्रेजी दोनों में बोल सकें। पूरे देश में भारत की सांकेतिक भाषा अर्थात ISL, इंडियन स्टैंडर्ड साइन लैंग्वेज का मानकीकृत किया जाए। एक बड़ा सुझाव विद्यालय से संबंधित विद्यालय कॉम्प्लेक्स अर्थात विद्यालय संकुल है। यह देखा गया कि कई स्थानों पर आधारभूत और मानवीय संसाधनों की कमी है और किसी एक विद्यालय में सारे संसाधनों को उपलब्ध कराना आर्थिक दृष्टि से प्रभावी नहीं है। तो ये कहा गया कि विद्यालय प्रशासन के लिए पहुंच को कम किए बिना विद्यालयों का रेशनलाइजेशन, वैज्ञानिकरण किया जाए और विद्यालय कॉम्प्लेक्स बनाए जाएं। विद्यालय कॉम्प्लेक्स वास्तव में आसपास के विद्यालयों का एक समूह होगा जहां पर प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं, परामर्शदाताओं, तकनीकी कर्मियों, रखरखाव कर्मियों और शिक्षकों, इनकी साझेदारी की जा सकेगी। सभी बच्चों के लिए सीखना सुनिश्चित हो सकेगा। सभी एक दूसरे के साथ सर्वोत्तम व्यवहार करेंगे और एक दूसरे के सहयोगी के रूप में कार्य करेंगे। साथ ही विद्यालय प्रबंधन समिति और विद्यालय कॉम्प्लेक्स प्रबंधन समिति में शिक्षकों की भूमिका को और बढ़ाना होगा। यह नीति प्राथमिक और प्रारंभिक शिक्षा में कार्यरत शिक्षकों, प्राचार्यों और विद्यालय कॉम्प्लेक्स नेतृत्वकर्ताओं के सतत व्यावसायिक विकास, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात करती है। इसके लिए स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन होना, ऑनलाइन मॉड्यूल्स को विकसित करना और ये अपेक्षा है कि शिक्षक प्रत्येक वर्ष कम से कम 50 घंटे के कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम अर्थात सतत व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों में भाग ले। नेतृत्व क्षमता और प्रबंधन कौशल में सुधार के लिए प्रधानाचार्यों और विद्यालय कॉम्प्लेक्स नेतृत्वकर्ताओं को भी मॉड्यूलर लीडरशिप या प्रबंधन की कार्यशालाएं या ऑनलाइन विकास के अवसर उपलब्ध हों जो प्रत्येक वर्ष 50 घंटे या उससे अधिक के हों। एक क्रांतिकारी सुझाव कैरियर प्रबंधन और प्रगति को लेकर इस शिक्षा नीति में दिया गया है। ये कहा गया है कि प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए एक सशक्त मेरिट आधारित कार्यकाल, पदोन्नति और वेतन व्यवस्था का निर्माण किया जाए। बेहतरीन शिक्षकों को प्रोत्साहन और पहचान के लिए प्रत्येक स्तर के अंदर बहुस्तरीय व्यवस्था हो। इसका क्या अर्थ है? अभी तक ये देखा जाता है कि एक अध्यापक यदि प्राथमिक स्तर पर नियुक्त होता है तो इसकी इच्छा होती है कि वह आगे चलकर माध्यमिक का शिक्षक बने। माध्यमिक के शिक्षक की इच्छा होती है वह उच्चतर माध्यमिक का शिक्षक बने। उसका कारण एक तो समाज में अलग अलग पदों के लिए अलग अलग सामाजिक स्वीकार्यता और दूसरा वेतन।
ये सुझाती है शिक्षा नीति कि एक चरण से दूसरे चरण जाने पर कोई भी प्रगति संबंधी या वेतन संबंधी प्रोत्साहन किसी शिक्षक को नहीं दिया जाएगा। अर्थात प्रत्येक स्तर पर, विद्यालय के प्रत्येक स्तर पर समान वेतनमान होंगे और अध्यापक को एकल विद्यालय चरण में ही कैरियर की वृद्धि के अवसर होंगे। अर्थात जो प्राथमिक का शिक्षक है वह प्राथमिक स्तर पर ही वर्टिकल मोबिलिटी लेगा, जो माध्यमिक का शिक्षक है वह माध्यमिक स्तर पर ही वर्टिकल मोबिलिटी लेगा, जिसमें वो विद्यालय प्रमुख हो सकता है, विद्यालय कॉम्प्लेक्स प्रमुख हो सकता है, बीआरसी हो सकता है, सीआरसी हो सकता है, बीआईईटी जा सकता है, डीआईईटी जा सकता है, अन्य सरकारी विभागों में भी अकादमिक नेतृत्व प्रदान कर सकता है। लेकिन यदि कोई केवल वेतन के लाभ की दृष्टि से एक चरण से दूसरे चरण पर जाना चाहता है तो उसे कोई प्रगति संबंधी प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा। यह शिक्षा नीति विद्यालय में प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर बल देती है। वह कहती है कि मौजूदा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स जैसे स्वयं, दीक्षा, इन सब के प्रयोग को बेहतर बनाया जाए और शिक्षकों को शिक्षार्थियों की प्रगति की निगरानी के लिए एक अच्छा उपकरणों का सेट प्रदान किया जाए। यह शिक्षा नीति यह भी कहती है कि सामग्री निर्माण, डिजिटल भंडार और प्रसार के लिए हमें एक केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म डेवलप करना होगा। मनोरंजक शिक्षण के लिए भारतीय भाषाओं में भारतीय कला और संस्कृति का गेमिफिकेशन करना होगा। डिजिटल विभाजन को दूर करने के लिए रेडियो, टेलीविज़न, सामुदायिक रेडियो का प्रयोग करना होगा। सभी भारतीय भाषाओं में सामग्री का विकास करना होगा। विज्ञान और अन्य प्रयोगशालाओं से जुड़े विषयों के लिए वर्चुअल लैब्स को दीक्षा, स्वयं और स्वयं प्रभा के साथ जोड़ना होगा। प्री लोडेड सामग्री वाले टैबलेट्स के माध्यम से जो SEDG अर्थात आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्र हैं उन तक डिजिटल उपकरणों और डिजिटल सामग्री की पहुंच सुनिश्चित करने की खोज हो सकती है। ऑनलाइन मूल्यांकन और परीक्षाओं के लिए परख स्कूल बोर्ड, NTA व अन्य निकायों के साथ मिलकर काम करेगा। एक और बड़ी सुझाव शिक्षक पात्रता परीक्षा का है। अभी तक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2 स्तरों पर होती है, परंतु ये नीति सुझाती है कि 4 स्तरों पर अर्थात बुनियादी, प्रारंभिक, मिडिल और माध्यमिक पर शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाए। साथ ही बड़े स्तरों पर TET के अंकों के साथ साथ उनके विषय में जो NTA की परीक्षा या TET की परीक्षा में अंक आए उनको भी महत्व दिया जाए और शिक्षक के चयन में कक्षा में पढ़ाने का प्रदर्शन या साक्षात्कार इसको अभिन्न अंग बनाया जाए और जब एक शिक्षक का चुनाव हो तो स्थानीय भाषा में पढ़ाने की सहजता और दक्षता उसकी कितनी है इसका आकलन किया जाए और साथ ही निजी विद्यालयों में भी पढ़ाने के यही मानदंड स्थापित किए जाएं। स्कूल या स्कूल कॉम्प्लेक्सेस में कला, शारीरिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, भाषा आदि के शिक्षकों की साझेदारी हो सकती है। स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों को या विशेषज्ञों को विशेष प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। एक तकनीकी आधारित ऐसी व्यवस्था बने जो ये बताए कि आगामी 2 दशकों में विषयवार शिक्षकों की कितनी आवश्यकता होगी और जितनी आवश्यकता हो शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम में उतनी ही उपलब्धता, उतनी ही रिक्तियां दी जाएं, जिससे कि शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद कोई भी व्यक्ति बेरोजगार ना रहे। मुझे लगता है विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने जो क्रांतिकारी सुझाव दिए हैं, यदि वे सभी लागू हो पाए तो इस देश की शिक्षा व्यवस्था में एक ऐसा अभूतपूर्व परिवर्तन होगा, एक ऐसी नई युवा पीढ़ी का विकास होगा जो विचारों में, कार्यों में भारतीयता से परिपूर्ण होगी और वैश्विक धरातल पर, वैश्विक पटल पर किसी भी वैश्विक चुनौती का सामना करने में सक्षम होगी। और ऐसा हो पाने में, इस नीति के इन लक्ष्यों को सफल बना पाने में हमारी और आपकी दोनों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। आइए हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अनुशंसाओं को लागू करने में देश की, समाज की और अपनी मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।